Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Teaching पाठशाला and it's me और एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 के बारे में, दैट इज़ मेनली फॉर द एजिंग एंड सेनेसेंस। पिछले ओवरऑल पार्ट में टोटल 3 पार्ट जा चुके हैं रिगार्डिंग द एजिंग एंड सेनेसेंस, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज टॉपिक था। तो 3 पार्ट में ऑलरेडी हम बहुत सी बातों को कवर कर चुके हैं। आज 4th पार्ट है, एज वेल एज आज जो है आखिरी पार्ट है एजिंग एंड सेनेसेंस का, और ये टॉपिक हम मेनली डील कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम द डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर पोर्शन आपको सेल सिग्नलिंग एंड सेल बायोलॉजी दोनों में देखने को मिल जाता है। तो अगर हम बात करें कि हम ओवरऑल डिस्कशन क्या कर रहे हैं, तो हमने ये देखा था कि कुछ सेट ऑफ जीन्स होती हैं जो कि एजिंग के प्रोसेस में रोल निभाती हैं अपना। अब वो पॉजिटिव भी कर सकती हैं, नेगेटिव भी कर सकती हैं, बिकॉज एक ही जीन का रोल 2 टाइप से हो सकता है। अगर उसको सप्रेस किया जाए तो वो किसी और एंगल से एक्ट करती हैं, और अगर उसको एक्टिवेट कर दिया जाए तो किसी और एंगल से एक्ट करती हैं। तो सिमिलरली हमने अपने पिछले वीडियो में पिछले 3 पार्ट में हमने डीएनए रिपेयर एंजाइम्स को डील कर लिया है, जिसमें हमने रॉस जनरेशन एंड टेलोमेरेज एज वेल एज P53 का एक्शन पढ़ा है। हमने इसके बाद प्रोटीन्स जो कि इंसुलिन सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था। आज हम कवर करेंगे कि कौन से प्रोटीन्स होती हैं और कैसे काम करती हैं, मेनली mTORC1 सिग्नलिंग पाथवे में, एंड क्रोमैटिन रीमॉडलिंग एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, या फिर जीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये दोनों पोर्शन आज हम कवर करेंगे, और इसके साथ हमारा एजिंग एंड सेनेसेंस का जो सीरीज चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। सो लेट्स प्रोसीड। ओके, तो सब हम अब ये जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज mTOR पाथवे से। सो mTOR का अगर फुल फॉर्म जानना चाहें तो mTOR का फुल फॉर्म होता है दैट इज मैमेलियन टॉर। ठीक है। सो वन ऑफ द मेन वे बाय विच द इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे माइट फंक्शन टू लोअर द लॉन्गिविटी इज टू एक्टिवेट द mTORC1 which is a protein kinase complex that promote the translation of mRNA into the protein in response to the nutrients and hormones। तो हमने अभी लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि जो इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे है वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है। तो mTOR को इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे से ही रेट किया गया है, और ये कहा गया है कि एक मेन तरीका जिससे कि इंसुलिन सिग्नलिंग कैसे फंक्शन कर रहा है, लॉन्गिविटी को दैट इज लो करने में हेल्प कर रहा है, यानी सेल्फ लाइफ को जो है दैट इज लॉन्जिविटी को, लोअर द लॉन्जिविटी इज टू एक्टिवेट द mTORC1, यानी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को लो करने के पीछे। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि लाइफ की एक्सपेक्टेंसी लो हो रही है, मतलब कि क्या हो रही है, लाइफ स्पैन लो हो रही है। तो लाइफ स्पैन लो कब हो रही थी, जब इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे रन हो रहा था। अगर आपको याद हो तो इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे जब रन हो रहा था, जब फुल्ली एक्टिवेटेड था, यानी इंसुलिन रिसेप्टर जब एक्टिवेटेड थे, तो वो क्या कर रहे थे, एजिंग को बढ़ा रहे थे, यानी लाइफ स्पैन को कम कर रहे हैं, क्योंकि अगर एजिंग होगा तो लाइफ स्पैन कम होता जाएगा। और ये कैसे काम करता है, माना जाता है कि ये मेनली mTORC1 को रेगुलेट करता है, mTORC1 को रेगुलेट करता है। यानी यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि mTOR जो है इंसुलिन सिग्नलिंग का फ्रेंड माना जाएगा, यानी अगर mTOR एक्टिवेट रहता है, mTORC1 कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट रहता है, तो शायद ये भी एजिंग प्रोसेस ही करवाएगा। मतलब ये हम एक्सपेक्टेशन यहाँ से लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इंसुलिन सिग्नलिंग का दोस्त होगा तो वेरी ऑब्वियस वो भी क्या करेगा, एजिंग ही बढ़ाएगा, एजिंग बढ़ाएगा। और यहाँ पे भी mTORC1 को बोला जा रहा है कि इस पाथवे के थ्रू इंसुलिन सिग्नलिंग काम करता है। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे वही मेंशन कर रखा है कि इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे माइट फंक्शन टू लोअर द लॉन्गिविटी, मतलब लाइफ स्पैन को कम करना, इज टू एक्टिवेट द mTORC1। और mTORC1 क्या होता है, टॉर यहाँ पे क्या है, दैट इज मैमेलियन टॉर क्या है, दैट इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन काइनेज, यानी वो अपने टारगेट प्रोटीन पे फॉस्फेट ऐड करके उसको एक्टिवेट या उसको रेगुलेट करने का काम करता है। और mTORC1 की हम मेनली फंक्शन की बात करें तो ये मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, सेल के सर्वाइवल में भी ये इनडायरेक्टली अपना रोल प्ले कर सकता है, और भी बहुत से ऐसे फंक्शन है जिसमें कि mTORC1 अपना रोल निभाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, दस द इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे डिप्रेस द फॉक्सो एंड एट द सेम टाइम एक्टिवेट द mTORC1। यानी सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे अगर एक्टिवेट रहता है, ठीक है, अगर ये एक्टिवेट है, यानी इंसुलिन रिसेप्टर INR लिख देते हैं हम लोग इंसुलिन रिसेप्टर के लिए, अगर इंसुलिन रिसेप्टर एक्टिवेट रहता है तो ये एजिंग करवाता है, राइट। लेकिन अगर ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव रहने की वजह से क्या हो रहा था, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि फॉक्सो नाम का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो रहा था, राइट।
फॉक्सो नाम का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो रहा था और इसके एक्टिवेशन की वजह से एजिंग प्रोसेस क्या हो जा रही थी, स्लो हो जा रही थी। ये हमने देखा था, लेकिन यही यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि एक्चुअल में अगर ये एक्टिवेट होता है, दैट इज इंसुलिन सिग्नलिंग अगर एक्टिवेट रहता है तो ये क्या करता है, एक्टिवेट होने के साथ साथ ये फॉक्सो को इनहिबिट कर देता है, राइट, यही लिखा गया है और हमने लास्ट वीडियो में भी यही देखा था। लेकिन साथ साथ में फॉक्सो को एक्टिवेट करने के साथ साथ ये अपने एक और फ्रेंड को एक्टिवेट कर देता है। फॉक्सो को तो इनहिबिट करता है, लेकिन ये एक और फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है जिसका नाम है mTORC1, और mTORC1 के पाथवे से फिर ये सेल को लेकर चला जाता है एजिंग प्रोसेस में। ये एक्चुअल में पाथवे था जो कि चल रहा था पिछले वीडियो से इसका कनेक्टिविटी है, लेकिन पिछला वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया था, इसलिए ये टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको इस पाथवे को अच्छे से समझना है तो पार्ट 3 जो है, जो कि पब्लिश हो चुका है ऑन द टीचिंग पाठशाला, वो आपको देखना पड़ेगा, तभी ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये सारा का सारा कंटिन्यूशन चल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इंसुलिन पाथवे अगर एक्टिवेट होता है तो mTORC1 को एक्टिवेट करके एजिंग प्रोसेस करवाता है। साथ साथ में फॉक्सो जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसको इनहिबिट कर देता है, क्योंकि फॉक्सो का काम क्या होता है, एजिंग को कम करवाना या कंट्रोल करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन है कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शन रिड्यूसेस द mTORC1 एक्टिविटी। अगर हम अपने डाइट को रिस्ट्रिक्ट मैनर में लेते हैं, लाइक डिपेंड करता है, जैसे कहते हैं ना कुछ कुछ ऐसे डाइट्स होते हैं जिनको कि हमें कम लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा एजिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो चले। सो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन अगर हम करते हैं तो mTORC1 की एक्टिविटी को रिडक्शन मिल जाता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन है, ओके लेट मी इरेज दिस। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है माइस विद द रेड्यूस्ड mTORC1 लेवल। अगर एक माइस ऐसा है जिसमें कि mTORC1 का लेवल बहुत रेड्यूस हो चुका है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। एक माइस है जिसमें कि mTORC1 का लेवल एकदम कम हो गया है, तो क्या होगा, वो उसकी लाइफ देख रहे हैं क्या हो जाएगी, दैट इज लॉन्गर हो जाएगी, लॉन्गर लाइफ, better protection against the age related that is the cognitive dysfunction and more functional stem cell than the control। और एक कंट्रोल माइस लेते हैं हम, कंट्रोल माइस जिसमें कि सब कुछ एकदम वाइल्ड टाइप फॉर्म में चल रहा है, तो mTORC1 भी एकदम नॉर्मल होगा, लो नहीं होगा। mTORC1 नॉर्मल होगा तो एजिंग करवाएगा, तो इसमें एजिंग क्या होगी, फास्ट होगी, क्योंकि इसमें mTOR का लेवल एकदम नॉर्मल है। लेकिन हमारा ये जो टेस्ट माइस है इसमें mTOR का लेवल क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया, जिसकी वजह से इसकी एजिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसका जो नॉर्मल एज रिलेटेड डिसफंक्शन होता है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, एज रिलेटेड डिसफंक्शंस भी कम हो जाएंगे एंड स्टेम सेल रिलेटेड फंक्शनैलिटी भी बहुत स्लो लूज करेगा, फास्ट लूज नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, अगर mTORC1 का लेवल बॉडी में कम रहता है तो लाइफ की लॉन्गिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी ऑर्गेनिज्म में एजिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेंशन है दैट इज रिड्यूसिंग mTORC1 ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑटोफाजी, द रिमूवल एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज ऑर्गेनेलीज एंड द सेनेसेंट सेल। अगर mTORC1 का रिडक्शन हो जाता है तो बॉडी में ऑटोफाजी का प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाता है, जिसमें कि सेल्फ क्या करते हैं, सेल जो होते हैं, दैट इज जो डिसफंक्शनल सेल होते हैं, उनका रिमूवल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अ लाइसोसोम एंड एंडोसोम, ऑटोफैगोसोम बनाकर फिर ये बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो ये वाला ऑटोफाजी का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि क्या करता है, जो रिप्लेस करता है डैमेज ऑर्गेनेलीज एंड एजिंग सेल्स को रिमूव करने का काम करता है। और अगर ऐसा होता है तो वेरी ऑब्वियस बॉडी में क्या होती है, दैट इज सेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाती है, सेल्स की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि mTORC1 पाथवे कर क्या रहा था। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ दैट इज रीज़न आता है कि क्यों एजिंग होती है, तो अभी तक तो हमने 3 रीज़न देख लिया, दैट इज डीएनए, दैट इज जो डीएनए डैमेज के टाइम पे जो एंजाइम्स काम कर रहे थे, तो डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम्स के बारे में देखा हमने। उसके बाद हमने इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे देखा। थर्ड हमने अभी देखा mTORC1 का पाथवे, एंड द फोर्थ इज क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन। तो क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन में कैसे रिलेट होता है एजिंग, वो भी देख लेते हैं। सो क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन में बी वेरी इंपॉर्टेंट इन एजिंग।
क्रोमैटिन का मॉडिफिकेशन एजिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट क्रोमैटिन का मतलब सभी को पता होगा, बिकॉज इस चीज़ को हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एक जीन है जिसे हम बोलते हैं सिरोटोनिन जीन्स। ये क्या करता है? इट इनकोड्स अ हिस्टोन डीएसिटाइलेशन दैट इज क्रोमैटिन साइलेंसिंग एंजाइम। तो ये पर्टिकुलर जीन्स एक पर्टिकुलर एंजाइम्स को कोड करता है जो क्रोमैटिन को साइलेंस करने में काम आता है, एंड हैव बीन फाउंड टू प्रिवेंट द एजिंग। और इसी पर्टिकुलर एंजाइम्स को देखा गया है कि ये एजिंग को प्रिवेंट कर सकता है थ्रू आउट द यूकैरियोटिक किंगडम इंक्लूडिंग इन द ईस्ट एंड मैमल्स। तो यूकैरियोटिक किंगडम्स में ये पर्टिकुलर जीन पाया जाता है। इतना ही नहीं, ये ईस्ट एंड मैमल्स में भी आपको देखने को मिलेगा। सो ये जीन करता क्या है? दिस प्रिवेंट सिटोइन प्रिवेंट जीन्स फ्रॉम बीइंग एक्सप्रेस एट अ रॉन्ग टाइम एंड प्लेस। तो ये जीन क्या करता है? दूसरे जीन्स को रॉन्ग प्लेस एंड रॉन्ग टाइम पे एक्सप्रेस होने से पहले ही रोक लेता है, एंड दे हेल्प टू रिपेयर द क्रोमैटिन ब्रेक। और क्रोमैटिन के ब्रेक को भी रिपेयर करने के काम आता है। मतलब डायरेक्ट अगर इनडायरेक्टली कहें तो सीधी सी बात है, जीनोम को ओवरऑल रिपेयर करने में ये काम आ रहा है जीन। व्हेन द डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक्स as inevitably happen as the body ages, Sitoin genes are called on to fix them and cannot attend to their usual function. तो देखने को ये मिलता है कि जब भी डीएनए डैमेज होता है, इस जीन को बुलाया जाता है ताकि जो भी डैमेज है उससे प्रिवेंट किया जा सके, उसको ठीक किया जा सके। तो सीधी सी बात है कि डीएनए में जो भी ब्रेक हो रहा है या डैमेज हो रहा है, डीएनए डैमेज जो हो रहा है उससे कौन प्रिवेंट कर रहा है या कौन हेल्प कर रहा है उसको रिड्यूस करने में? दैट इज दिस जीन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से एजिंग कंट्रोल हो सकता है, यानी एजिंग स्लो हो सकता है। यानी अगर ये जीन प्रेजेंट रहेगा, प्लस लगा दें, प्रेजेंट रहेगा तो एजिंग स्लो हो जाएगा। अगर ये जीन नहीं है, नो सिटोइन्स जीन्स, तो एजिंग क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने ओवरऑल चीज़ों को देखा कि क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन में कैसे हेल्प हो रहा है, क्योंकि ये जीन अगर रहता है तो ये हिस्टोन डीएसिटाइलेशन एंजाइम को कोड करते हैं जो कि क्रोमैटिन साइलेंसिंग में एक तरह से अपना रोल निभाते हैं। और इसी जीन की हेल्प से एजिंग प्रोसेस को स्लो किया जाता है, क्योंकि क्रोमैटिन में जो भी डैमेज होते हैं, फॉर एग्जांपल डीएनए डैमेज अगर ले लिया जाए, तो ये जीन उसको करेक्ट करके एजिंग प्रोसेस को स्लो करवाने में हेल्प करता है। सो इस तरीके से हमने टोटल 4 फैक्ट्स देख लिए कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे अपना रोल प्ले करती हैं एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने में। तो हम एक बार यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं, बिकॉज नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को जब भी लाइव पढ़ाती हूँ तो जो भी हमने क्लास में पढ़ा होता है उसको एक बार हम रिवीजन बॉक्स फॉर्म में ले लेते हैं, ताकि जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार समराइज़ कर ले, ताकि मालूम हो जाए कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एजिंग क्या होता है। एजिंग एक दैट इज आप कह सकते हो एक टाइम रिलेटेड डिट्यूरेशन होता है बॉडी में, जिसमें कि सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि 4 टाइप के जीन इन्वॉल्व होते हैं एजिंग में, जो कि एजिंग प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हैं। जो पहला हमने टाइप देखा था वो था डीएनए रिपेयर एंजाइम। डीएनए रिपेयर एंजाइम की ये कहानी थी कि अगर डीएनए रिपेयर एंजाइम, अगर ये एंजाइम लो रहते हैं, इफ़ दिस एंजाइम इज़ लो, तो एजिंग प्रोसेस क्या हो जाएगी? एजिंग प्रोसेस बढ़ जाएगी, एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए एक यहाँ पे हमने डिजीज़ के बारे में बात किया था, दैट इज़ प्रोजेरियाज, जिसमें कि प्री मैच्योर एजिंग कंडीशन देखने को मिल रहा था। इसके साथ हमने देखा था कि डीएनए रिपेयर एंजाइम में टोटल यहाँ पे कितने केस होते हैं? 2 केस होते हैं। पहला होता है रॉस का जनरेशन, ठीक है, रॉस जनरेशन। रॉस जनरेशन में हमने मेनली ये बात किया कि अगर रॉस का फॉर्मेशन हाई होता है, रॉस का फॉर्मेशन हाई होता है तो एजिंग प्रोसेस हाई हो जाती है, राइट। अगर रॉस का फॉर्मेशन लो रहता है तो एजिंग प्रोसेस लो हो जाती है। सिमिलरली जो डिफरेंट फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल्स की हम बात करते हैं, तो फ्री रेडिकल्स आप ले लीजिए या फिर रॉस का कंसंट्रेशन ले लीजिए, दोनों का रोल एक जैसा ही चलता है। दैट इज़ अगर फ्री रेडिकल हाई है या फिर आप कह सकते हो रॉस का कंसंट्रेशन हाई है, तो इफेक्ट वही होना है, दैट इज़ एजिंग प्रोसेस को हाई हो जाना है, एजिंग प्रोसेस हाई हो जाएगा, ठीक है। और वाइस वर्सा पूरा उल्टा होगा कि अगर लो फ्री रेडिकल, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इसको मैं लो फ्री रेडिकल लिख सकती हूँ,
दोनों का केस वही होगा कि एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट हमने बात किया था एंटीऑक्सीडेंट का, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात किया था। अगर एंटीऑक्सीडेंट्स का अमाउंट हाई रहता है तो एजिंग प्रोसेस लो हो जाती है, ठीक है। एंड एंटीऑक्सीडेंट का अमाउंट अगर लो रहता है तो एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि रॉस के अगेंस्ट बॉडी में कैटालेज नाम के एंजाइम का प्रोडक्शन होता है जो रॉस के कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करके रखता है। इसके साथ साथ हमने रॉस जनरेशन के साथ दो और फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, दैट इज P53 एंड टेलोमेरेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं टेलोमेरेज एंजाइम। तो P53 और टेलोमेरेज एंजाइम की रिलेशन यही था कि जब टेलोमियर में कुछ प्रॉब्लम होती है या डीएनए डैमेज होता है तो P53 दैट इज जीन का एक्टिवेशन हो जाता है। P53 एक्टिवेट होने के बाद वो सेल को एपोप्टोसिस के पाथवे में भेज सकता है अगर रिपेयर प्रॉपर नहीं होता है। तो टेलोमेरेज एंजाइम के बारे में अगर फोकस करें तो सीधी सी बात है, टेलोमेरेज एंजाइम का काम होता है टेलोमियर की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना। तो देखा गया है कि अगर ये एंजाइम लो है तो टेलोमियर की शॉर्टनिंग जल्दी हो जाएगी तो एजिंग फास्ट हो जाएगी। यही रिलेशन बनता है क्योंकि हम ये रिवीजन कर रहे हैं तो ठीक है। और अगर इस एंजाइम का कंसंट्रेशन हाई है तो एजिंग प्रोसेस क्या हो जाएगी, दैट इज स्लो हो जाएगी। सिंपल फंडा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। अभी मैंने जो आपको पढ़ाया है डिटेल में वो आपका कंसेप्ट गेन करवा रहा था, लेकिन जब हम रिवीजन टाइम में चलते हैं तो रिवीजन ऐसे किया जाता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। इसके बाद हमने नेक्स्ट डील किया था दैट इज इंसुलिन पाथवे कैसे काम कर रहा है। तो इंसुलिन पाथवे के बारे में हमने मेनली एग्जांपल लिया था 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म का। पहला था दैट इज सी एलिगन, ठीक है। नेक्स्ट था दैट इज योर ड्रोसोफिला एंड द थर्ड वाज दैट इज माइस। सबकी कहानी एक ही थी कि अगर इनका इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट रहा, हम सबको मिलाकर INR लिख देते हैं, ठीक है। दैट इज एक्टिवेट रहा मतलब एक्टिव रहा, इसलिए अप एरो दिया है। एक्टिव रहा तो क्या करेगा, ये फॉक्सो जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट करने की वजह से क्या होगा, इनहिबिट करने की वजह से एजिंग प्रोसेस देखी जाएगी, सिंपल। जिसमें कि हमने सी एलिगन में मतलब पढ़ा था कि डोराफेज भी आता है जिसमें कि मेनली डोरमेंट रहता है ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इसी के अपोजिट अगर हम बात करते हैं दूसरा केस, कि इन केस अगर INR दैट इज इंसुलिन रिसेप्टर लो रहता है या फिर इनएक्टिव रहता है, क्रॉस लगा देते हैं, इनएक्टिव है, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉक्सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव रहता है। फॉक्सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव रहता है तो लाइफ स्पैन को लॉन्ग कर देता है, और लाइफ स्पैन को लॉन्ग करने की वजह से एजिंग प्रोसेस क्या हो जाती है, दैट इज स्लो हो जाती है, राइट। एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट आपने mTOR में भी रिलेटेड देखा। इसी वीडियो में हमने बात किया था mTOR C1 का केस क्या था। mTOR C1 का केस ये था कि जब इंसुलिन रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो इसके 2 काम होते हैं। क्या, पहले तो ये फॉक्सो को इनएक्टिव कर देता है, नेक्स्ट क्या करता है, mTOR C1 को एक्टिवेट कर देता है। mTOR C1 एक्टिवेट होते ही एजिंग प्रोसेस में एंटर कर जाता है, सारे ऐसे फैक्टर्स को एक्टिवेट करवाएगा जो कि एजिंग प्रोसेस करवाने में हेल्प करते हैं। लास्ट हमने देखा था दैट इज क्रोमैटिन रीमॉडलिंग। क्रोमैटिन रीमॉडलिंग में आपने दैट इज एक यहाँ पे जीन देखा था जिसका नाम था सिटुई जीन्स, राइट। ये जीन क्या कर रहा था, ये जीन दैट इज DNA रिपेयर कर रहा था, यानी डैमेज को कंट्रोल कर रहा था या रिपेयर कर रहा था आप कह सकते हो, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एजिंग प्रोसेस को स्लो कर रहा था। इस तरीके से ये 4 हमने जीन का एक ओवरव्यू ले लिया कि हमने पढ़ा क्या। ये जो 4 लेक्चर्स मैंने आपको डिटेल में दिए हैं उसमें हमने पढ़ा क्या है, उसमें हमने ये सारी की सारी बातें पढ़ी हैं। अब छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो कि डिजीज़ रिलेटेड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोजेरिया को ऐड कर दिया है, जो और भी छोटी मोटी सी डिजीज़ बची होंगी वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो विद दिस वी आर डन विद द एजिंग प्रोसेस, जो कि एक अच्छा खासा पार्ट था रिगार्डिंग द डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, दोनों का ही वो पार्ट था। तो हमने एक ही
लाइक एक ही पर्टिकुलर वीडियो में हमने दोनों का ही पोर्शन कवर कर लिया। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इवन आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।